दिल्ली में दिग्गजों का जमावड़ा, कांग्रेस संगठन में फेरबदल का मामला, सांसद दीपक बैज को दिल्ली बुलावा, बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के प्रदेश संगठन में बड़े बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। इसे लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कई दिग्गज नेता दिल्ली भी पहुंचे। बस्तर सांसद दीपक बैज से सीएम भूपेश ने मुलाकात भी की। इसके बाद ये कयास और भी तेज हो गए कि छत्तीसगढ़ को नए प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। हालांकि खबरें यह भी आई हैं कि सीएम भूपेश की कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई है। ये मुलाकात भी 15 मिनट तक ही चली। वहीं अध्यक्ष बदले जाने की सुगबुगाहट के दौरान पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी सामने आए और इस पर अपनी बात रखी। प्रदेश अध्यक्ष बदलना हाईकमान के ऊपर निर्भर करता है। हाईकमान का जो भी निर्देश होगा, जो भी आदेश होगा, वो मुझे स्वीकार है। मैं हाईकमान के हर निर्देशों का पालन करता हूँ। हाईकमान ने ही मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी थी और मैं 4 सालों तक बखूबी इसको निभाने का प्रयास किया। अभी गंभीरता से विचार हो रहा है कि सीडब्ल्यूसी के मेंबर के लिए, है ना, और उसके बाद जब हो जाएगा फिर आगे। इधर आनन फानन में बस्तर के सांसद दीपक बैज को दिल्ली बुलाया गया है, जिससे बदलाव की अटकलों को और बल मिल रहा है। वहीं कांग्रेस प्रदेश संगठन में बदलाव की अटकलों के बीच बीजेपी ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। पूर्व सीएम ने दिल्ली में कांग्रेस दिग्गजों के जमावड़े को कांग्रेस की गुटबाजी बताया और कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है। कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है और पूरी ताकत लगा दिए हैं मुख्यमंत्री जी और पूरी टीम ने मोहन मरकाम को बदलने के लिए। और ये शक्ति परीक्षण का दौर चल रहा है और आने वाले 6 महीने चुनाव के पहले परिवर्तन की दृष्टि से कांग्रेस अपनी ताकत लगा रही है। अब ये आपस की गुटबाजी बढ़ती जा रही है। इस साल छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के दिग्गजों का दिल्ली जाना कई मायनों में खास है। हालांकि सीएम भूपेश की मीटिंग कांग्रेस संगठन में बदलाव को लेकर थी या फिर कुछ और ही, इसके पीछे की वजह यह भी जल्द साफ हो जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि इस मुलाकात ने छत्तीसगढ़ की सियासत को गरमा दिया है। नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और छत्तीसगढ़ आज का हमारा मुद्दा है इलेक्शन से पहले नया सिलेक्शन। जी हां, छत्तीसगढ़ में कयास लगने लगे हैं कि चुनाव से पहले प्रदेश कांग्रेस संगठन में जल्द ही बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। पीसीसी चीफ को बदलने की भी अटकलें हैं। दिल्ली में सीएम भूपेश ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की है। नए पीसीसी चीफ के तौर पर जिस नाम की चर्चा सबसे ज्यादा है उसमें बस्तर के बड़े आदिवासी चेहरों में से एक सांसद दीपक बैज का नाम है। हालांकि बीजेपी दिल्ली में कांग्रेस दिग्गजों के इस जमावड़े को उसकी गुटबाजी बता रही है। तो क्या है असलियत, करेंगे आज इस मसले पर चर्चा। मिलिए उन मेहमानों से जो पैनल में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी नेता श्रीचंद सुंदरानी जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी जुड़ रहे हैं। आप तीनों मेहमानों का, तीनों पैनलिस्ट का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सुरेंद्र जी आपसे टिप्पणी लेकर करना चाहूंगा। क्या चल रहा है पार्टी में, संगठन में इस वक्त? मैं चाहूंगा आप थोड़ा प्रकाश डालें। स्थिति सब कुछ ठीक है? क्योंकि इस तरह की चर्चाएं हैं, पीसीसी चीफ बदला जा सकता है, संगठन और सत्ता में तालमेल नहीं है, इसलिए क्या एक नया चेहरा अब प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालेगा? दीपक जी, कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र बेहद मजबूत है और जो भी होता है सबके सलाह से, सबके सुझाव से, सभी को शामिल करके निर्णय लिया जाता है। 2019 में आपको याद होगा जब वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी बनाए गए थे, उस समय तमाम स्वर्गीय मनोज मंडावी जी से बात हुई थी, रामपुकार सिंह जी, अमरजीत भगत जी को भी बुलाया गया था, तमाम यहाँ के नेताओं से रायशुमारी की गई थी और 1-to-1 चर्चा भी हुई थी। और विगत दिनों जब कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन यहाँ पर हुआ था तो सर्वसम्मति से जो हजारों डेलीगेट यहाँ पर उपस्थित हुए थे, उन्होंने सीडब्ल्यूसी के गठन के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अधिकृत किया था। और पहले तो सीडब्ल्यूसी की बात है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में जो बेहद महत्वपूर्ण विषय हैं, जिस प्रकार से दुर्भावनापूर्वक भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक एजेंडे को अमल करने के लिए ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को टारगेट करके परेशान करने की साजिश जो हो रही है, उसके बाद जो दूसरा प्रमुख विषय है सामाजिक न्याय को लेकर जो जन सरोकार का महत्वपूर्ण विधेयक भाजपा के इशारे पर राजभवन में लंबित है, उसको लेकर विचार जारी है। और तीसरा जो लोकतंत्र और संविधान को भारतीय जनता पार्टी कुचल रही है, डराने की एक साजिश चल रही है, जो
भाजपा के इशारे पर पूरे देश में संविधान को ताक पर रखकर संवैधानिक अधिकारों को कुचला जा रहा है, उसके खिलाफ जो सत्याग्रह अभियान है उसमें भी छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण भूमिका है। उसको लेकर लेकिन मैं केंद्र चाहूंगा में सुरेंद्र जी हमारे आप शीर्ष इस पर नेतृत्व थोड़ा प्रकाश डालिए ना। ये जो आज मुलाकात हुई है, सीएम भूपेश बघेल भी, दीपक बैज भी, कांग्रेस आपकी पार्टी के बड़े नेता आज एकाएक दिल्ली में पहुंचे हैं और जो सुगबुगाहटें हैं, तो क्या इस मसले पर कोई मंथन हुआ है या फिर लीक से हटके कुछ दूसरा विषय है? जी ये सतत प्रक्रिया है। मैंने कहा ना, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में महत्वपूर्ण विषय ये तीन ही है जो ईडी की कार्यवाही कांग्रेस नेताओं को टारगेट करके किया जा रहा है। दूसरा जो राजभवन में जन सरोकार से संबंधित महत्वपूर्ण विषय जो लंबित है, भाजपा के इशारे पर रोका गया है। और तीसरा जो राहुल जी के खिलाफ जो आवाज को, लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को दबाने की साजिश जो की गई है, उसके खिलाफ जो सत्याग्रह अभियान छत्तीसगढ़ में जोर शोर से चलाया जा रहा है, आगे की रणनीति को लेकर चर्चा किया गया है। और जिस प्रकार से यदि बदलाव होगा वो भी भाजपा की तरह नहीं। ये मूल अंतर है दीपक जी। भारतीय जनता पार्टी में आपको याद होगा, नेता प्रतिपक्ष को दिल्ली बुलाया गया और हाथ पकड़ के इस्तीफा लिखवा लिया गया। 4 साल में 4 प्रदेश अध्यक्ष बदले। 2018 में धर्मलाल कौशिक जी थे, उसके बाद विक्रम उसेंडी जी बने, फिर विष्णुदेव साय जी बने और वर्तमान में साव जी, अरुण साव जी है। ठीक, तो वो भी कब तक रहेंगे ये तय नहीं है। भाजपा में अधिनायकवाद है, वहां थोपने की परंपरा है, ये कांग्रेस में नहीं है। चलिए मैं जवाब ले लेता हूं। सुंदरानी जी हमारे साथ बीजेपी नेता, पूर्व विधायक हैं। सुंदरानी जी क्या कहेंगे आप? कांग्रेस तो कह रही है कि साहब हमारे गिरेबान में, हमारे संगठन में तो सब कुछ सही चल रहा है, बीजेपी ये सवाल ना उठाया। आपके प्रदेश अध्यक्ष 4 बार बदले जा चुके हैं और कल जिस विषय पर हमने चर्चा की थी, क्योंकि एक दिन बाद यानी कल बुधवार को, जहां तक मुझे याद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपकी पार्टी के कुछ विधायक रमन सिंह के नेतृत्व में मुलाकात करेंगे, तो क्या उस वक्त कुछ गिले शिकवे शिकायतों का दौर होगा? कांग्रेस की जो खबरें आ रही है पीसीसी चीफ बदले जाने की, सब कुछ ठीक चल रहा है, आपकी पहली टिप्पणी इस पर सुंदरानी जी। दीपक जी, हालांकि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, फिर भी कांग्रेस में जिस प्रकार से गुटबाजी चरम सीमा पे है, दिल्ली में सारे नेताओं का जमावड़ा, टीएस सिंह बाबा के समय समय पर बयान और कहीं ना कहीं उनकी दुखती रग मुख्यमंत्री पद के बारे में जिस प्रकार वो बयान देते हैं, साफ झलकता है कि पूरी कांग्रेस पार्टी में ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कहीं न कहीं मोहन मरकाम को बदलने की बात कर रहे हैं। 4 साल वो अध्यक्ष रहे हैं, आदिवासी नेता हैं और निश्चित रूप से उनको बदलने की कवायद तो चल ही रही है। लगातार भूपेश बघेल जी इस बात में लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से उनका वर्चस्व वाला अध्यक्ष वहाँ पे बैठे, उस दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो आंतरिक कलह है अब उभर कर सामने आने लगा है। निश्चित रूप से इसके दूरगामी परिणाम भी होंगे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष कौन होगा इसकी बात नहीं होती है। हमारे यहाँ संगठन का काम चलता है, बूथ लेवल पे हमारी कमेटियां हैं, बूथ लेवल पे काम चलता है। अध्यक्ष जो होता है उसका आदेश का पालन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ उठबल नहीं है, जो हमारा नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेता है, प्रदेश नेतृत्व निर्णय लेता है, नीचे बूथ लेवल के कार्यकर्ता उसका क्रियान्वयन करते हैं। चुनाव की स्थिति में कांग्रेस पार्टी की स्थिति अभी दिन ब दिन खराब होते जा रही है। उस स्थिति को कहीं न कहीं डैमेज कंट्रोल करने का मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब हाथ से इतनी बाजी निकल चुकी है कि वो कितने भी यहाँ परिवर्तन कर लें, कांग्रेस का सफाया 2023 के चुनाव में होना तय है छत्तीसगढ़ में। लेकिन बीजेपी को ऐसा क्यों लग रहा है कांग्रेस में गुटबाजी है? हो सकता है कि चलिए 2 पल के लिए मान भी लिया जाए कि पीसीसी चीफ अभी जो मोहन मरकाम है, उनकी जिम्मेदारी किसी दूसरे चेहरे को उस पद पर मनोनीत किया जाए और किसी दूसरे चेहरे को पीसीसी चीफ बना भी दिया जाए। एक तर्क तो ये भी है, कांग्रेस कह रहे हैं कि उनका तो कार्यकाल पिछले साल ही समाप्त हो गया, तो शायद ये भी एक कारण हो सकता है, कार्यकाल समाप्त हो गया है मोहन मरकाम का, इसलिए अब नए चेहरे को चुनाव के पहले जिम्मेदारी दी जा रही है। देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं का जमावड़ा है, अगर बदलना होता है तो बदल दिया जाता है। हमारे यहाँ तो नेताओं का जमावड़ा दिल्ली में नहीं लगता। जो निर्णय होता है केंद्र की तरफ से, राज्य की तरफ से, उस निर्णय को पार्टी स्वीकार करती है, पार्टी का कार्यकर्ता उसके पीछे खड़ा होता है। ठीक। आज अरुण साव जी हमारे अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हम बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़े हैं। संघर्ष की शुरुआत हुई है, संघर्ष कर रहे हैं, इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनमत जागृत कर रहे हैं, जनता का समर्थन मिल रहा है
अरुण साहू जी के नेतृत्व में, और ये लेकिन उनको लेकिन बदलने लेकिन की सुंदरानी बात कर जी, रहे हैं। जिस कांग्रेस के जिस बदलाव का आप गुटबाजी कह रहे हैं, सुरेंद्र वर्मा जी तो ये पूछ रहे हैं कि आपकी पार्टी ने भी तो चुनाव के बाद 4 दफा अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया है, इसके क्या मायने निकाले? देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो व्यवस्थाएं हैं वो अलग है, भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्थाएं अलग है। भारतीय जनता पार्टी पूरे संगठन आधारित पार्टी है, कांग्रेस पार्टी नेताओं आधारित पार्टी है। भूपेश बघेल जी यहाँ के मुख्यमंत्री है, उनको कोई चेहरा पसंद नहीं है तो वो हट जाएगा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि डॉक्टर रमन सिंह जी की पसंद या नापसंद की बात हो, यहाँ तो पार्टी कार्यकर्ताओं की पसंद नापसंद की बात होती है। चलिए, ये बात तो जनता भी बखूबी देखती है। कांग्रेस और बीजेपी में एक छोटा सा अंतर जो है, बीजेपी अनुशासन की बात अगर करती है तो बीजेपी के आप किसी भी नेता से पूछिए, वो कहते हैं कि जो हाईकमान, जो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा हम वो काम करेंगे। और कांग्रेस में होता है कि खुले मन से, खुले विचार से अगर विरोध भी करना होता है तो अपने ऊपर के संगठन को इतना नहीं देखा जाता। अगर अपने मन की कोई बात है, दिल की कोई बात है, तो कांग्रेस का कोई नेता हो या कार्यकर्ता हो, वो खुले मंच से अपनी बात कह देता है। लेकिन ये जो अंतर है, इस पर हम बाद में आएंगे। विषय पर एक बार फिर लौटते हैं, आप दोनों मेहमानों के पास में लौटूंगा। अनिरुद्ध जी, क्या कहेंगे आप? चुनाव से करीब करीब 6-7 महीने पहले जो सुगबुगाहटें हैं पीसीसी चीफ के बदले जाने की, एक तरफ तो कहा जा रहा है कि कार्यकाल तो मोहन मरकाम का पिछले साल पूरा हो गया है, अगर बदलाव होता भी है तो एक नई जिम्मेदारी किसी नए चेहरे को दी जाएगी। दीपक बैच का अचानक पहुंचना, एक दिन बाद कल प्रधानमंत्री से छत्तीसगढ़ के बीजेपी के विधायक रमन सिंह के नेतृत्व में मिलेंगे। जो हलचल इस वक्त चल रही है बदलाव की, सुगबुगाहटों की, दोनों ही राजनीतिक दल क्या एक बार फिर अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं सत्ता में आने के लिए? देखिए मिश्रा जी, ये है चुनावी वर्ष और चुनाव को बचे हैं करीब 8 महीने। और आज जो है ये जो दिल्ली जो कांग्रेस नेताओं का जाना हुआ, मंत्रियों का या विधायकों का जो भी, तो उस पर आज जो कांग्रेस के कुछ नेताओं की जो है टिप्पणी आई कि सामान्य संगठनात्मक गतिविधियां वाली जो बात आई, तो जहां तक मैं समझ रहा हूं कि सामान्य संगठनात्मक गतिविधियां ये नहीं है, ये बात जो है यहाँ पे। और दूसरी बात देखिए, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के भी विधायकों का प्रधानमंत्री से मुलाकात का कार्यक्रम बना है, मतलब दोनों तरफ जो है बरोबर से चीजें चल रही है। एक तरफ जो है विधायक भारतीय जनता पार्टी के वहां पे दिल्ली गए हुए हैं प्रधानमंत्री जी से मिलने, और दूसरी तरफ जो है कांग्रेस के वहां पे विधायक पहुंचे हुए हैं। तो दो अलग अलग चीजें चल रही है। और जहां तक कि जो दीपक बैच जी का जो दिल्ली जाने वाला जो मुद्दा है, वो बहुत मतलब है ना, बहुत क्या है कि इसको ये नोटिस में लेने लायक चीज है। कारण यह है कि अभी कुछ दिनों से सुगबुगाहट थी कि मोहन मरकाम जी नहीं तो कौन, तो उसमें आ रहा था कि पहला नाम दीपक बैच, सेकंड अमरजीत भगत और तीसरा जो है शिशुपाल सोरी जी। और ये जो है तीनों आदिवासी वर्ग से हैं और ये तय है कि अगर कहीं कोई परिवर्तन हुआ तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जो आदिवासी नेता ही बनेगा। दीपक बैच जी की चांसेस इसलिए ज्यादा है कि उनका परफॉर्मेंस, उन्होंने 2018 में वो 2013 में वो चित्रकूट विधानसभा से चुनाव लड़े थे और जीते, वो विधायक बने। 2018 में फिर जो लड़े और जीते, उसके बाद फिर लोकसभा जो है, लोकसभा चुनाव में उनसे दांव खेला गया और टिकट दी गई। तो जब देखिए, एक तरफ जो 68 सीट कांग्रेस जीत कर आई थी विधानसभा चुनाव के समय में, और वही जो वहां पे जब लोकसभा चुनाव हुआ तो पूरा जो है एक तरफा जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नतीजे गए थे। केवल दो लोग जो है संसद चुनाव जीत पाए कांग्रेस से, उसमें एक ज्योत्सना महंत जी थी, दूसरा दीपक बैच जी थे। वो भी बस्तर जैसे कठिन क्षेत्र में जहां पे विधानसभा चुनाव में भाजपा का सफाया हो गया था, वहां से निकलना। तो कुल मिला के उम्मीदों की कसौटी पे दीपक बैच जी खरे उतरते रहे हैं, तो इसलिए बड़ी आशा भरी निगाहों से उनकी तरफ देखा जा रहा है। कौन बड़े नेता देख रहे हैं ये आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूं, मेरे अगल बगल बैठे हुए जो है मान्यवर ये भी समझ रहे होंगे। तो कुल मिला के परिवर्तन की बयार तो नजर आ रही है मिश्रा जी। तो अगर दीपक बैच हो या जो नाम आप बता रहे हैं, क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस की प्राथमिकता में अभी आदिवासी वर्ग भी है? क्योंकि आरक्षण का एक मसला, दूसरी तरफ जो बस्तर की सीटें अभी तो अधिकांश कांग्रेस के खाते में, लेकिन इस चैलेंज को या इस सीटों को, इस परफॉर्मेंस को बरकरार रखना, आदिवासी वर्ग को साथ लिए चलना, ये एक बड़ा मसला रहेगा कांग्रेस के लिए। निश्चित रूप से मिश्रा जी, संतुलन तो तभी बने रहेगा जब पिछड़ा वर्ग और आदिवासी वर्ग दोनों को लेकर चले। और यहाँ पे आदिवासी जो है बहुल जो है क्षेत्र की बात करें, अपन डिवीजन की बात करें तो बस्तर और सरगुजा डिवीजन होता है, और यहीं से जो है सत्ता की चाबी निकलती है, यहीं से सरकार बनती है। और आज की बात नहीं, मैं बात करूं अविभाजित मध्य प्रदेश के समय में भी जो निर्धारण राज्य सरकार बनने में जो बहुत बड़ी भूमिका होती थी, तो यहीं कहीं आदिवासी बहुत सीटों से ही होती थी। तो कुल मिलाकर संतुलन तो साधना होगा और दोनों पार्टियों को साधना होगा।
और ऐसा हो भी रहा है। वहां पे ठीक है कि वहां पे साय जी जो प्रदेश अध्यक्ष थे उन्हें हटा दिया गया, उनकी जगह ओबीसी कार्ड खेला गया और अरुण साव जी बनाए गए और नेता प्रतिपक्ष भी बदले, तो वहां पे जो है नारायण चंदेल जी हैं। लेकिन कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी का आप देखना सतत दौरे, सतत बैठकें, ये जो है बस्तर में हो रही है। खुद अमित शाह जी कुछ समय पहले बस्तर अभी दौरे पर थे, उन्होंने वहां पे मेल मुलाकात की। तो कुल मिला के दोनों पार्टियों की तरफ से कवायद यही हो रही है कि पिछड़ा वर्ग और आदिवासी वर्ग को साधना। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने अनिरुद्ध जी की, इसी बात को मैं आगे ले जाता हूं। सुरेंद्र जी, आदिवासी वर्ग से याद आता है कि भूपेश कैबिनेट में एक मंत्री हैं कवासी लखमा, वो भी उस वर्ग से आते हैं और इसी मसले पर आज आदिवासी समाज से, आदिवासी समुदाय से आने वाले कवासी लखमा कह रहे हैं कि साहब भूपेश बघेल के नेतृत्व में, उन्हीं के चेहरे पर एक बार फिर हम छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ेंगे और सत्ता में फिर कांग्रेस आएगी, फिर सीएम भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बनेंगे। ये जो पीसीसी का मसला है, हो सकता है मोहन मरकाम अभी हो या फिर दीपक बैज हो या फिर कोई आदिवासी चेहरा हो, क्या मोहन मरकाम के नेतृत्व में जो संतुलन बनाने की बात अनिरुद्ध जी भी कह रहे हैं, क्या इन्हीं चेहरों की बदौलत आपकी पार्टी संगठन अब आगे बढ़ेगा इस चुनाव में? दीपक जी, निश्चित रूप से देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में मूल अंतर यही है। भारतीय जनता पार्टी को अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग जो है, इनके लिए केवल चुनावी लिहाज से जरूरी है। 15 साल सरकार में रहे तो उपेक्षा करते रहे, वादा खिलाफी किए। 15 साल इनको पेशा कानून याद करना 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में याद नहीं रहा। जन सुरक्षा कानून के नाम पे 1389 प्रकरण दर्ज करके हजारों भोले भाले निर्दोष आदिवासियों को जेल में बंद किया, जिसे जस्टिस पटनायक आयोग की सिफारिश पे हमारी सरकार ने रिहा किया है। लोहारी गुंडा जैसे जमीन छीनने के मामले भी सर्वविदित है। जिस प्रकार से 600 गांव से लगभग 3 लाख आदिवासियों को बेदखल किया, पलायन के लिए मजबूर किया, हमारी सरकार में और हमारे संगठन में सामाजिक न्याय जो है कांग्रेस का पहला फोकस है। भाजपा में सर्वविदित है, हम दो और हमारे दो की सरकार चल रही है केंद्र में और भाजपा के संगठन में उनका कब्जा है। ये बताएं नड्डा जी का निर्वाचन कैसे हुआ, कब नामांकन भरे, किसने उनको चुना? हमारे यहाँ तो पारदर्शिता है। शशि थरूर जी मैं जवाब लूंगा इस पे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बीच में चुनाव हुआ, जवाब लूंगा मैं। लेकिन सुरेंद्र जी, बीजेपी तो ये भी आरोप लगा रही है, ठीक है मैं जवाब लूंगा सुंदरानी जी से, लेकिन बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है कि आदिवासी वर्ग अभी खफा है आपसे, कितनी सच्चाई है इसमें? बिल्कुल, ये भाजपा के द्वारा फैलाया जाने वाला झूठ है। 15 साल ये वादा खिलाफी किए, आदिवासियों को ठगने का काम करते रहे और ये जो गुटबाजी का आरोप भी, इनके पाप इनको याद आ रहे हैं। 14 विधायक हैं भाजपा के, 10 से ज्यादा गुट है और 10 से ज्यादा दावेदार थे नेता प्रतिपक्ष के लिए और प्रदेश अध्यक्ष के लिए। अजय चंद्राकर जी जैसे ओबीसी वर्ग के वरिष्ठ विधायक को कभी प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के लिए लायक नहीं समझा गया। बृजमोहन अग्रवाल जी की भी यही शिकायत है। शिवरतन शर्मा से लेकर इनके तमाम विधायक हैं, जिनका 14 में से 10 विधायक तो अपना गुट चला रहे हैं। तो ये जो स्थिति है ये भाजपा की है। कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है, सबको आजादी है अपनी बात रखने की और सभी की सुनवाई होती है और कार्यकर्ताओं पे ठीकरा फोड़ना तो इनका चरित्र रहा है। रायगढ़ की कार्य समिति की बैठक में आपको सीएम रहते रमन सिंह का बयान भी याद होगा कि कमीशन खोरी 6 महीना छोड़ दो, 30 साल सरकार रहेगी। तो अपने पाप कार्यकर्ताओं पर लादने का काम जो है वो भाजपा का रहा है। चलिए मैं इस पर जवाब लूंगा सुंदरानी जी से। सुरेंद्र जी जो सवाल उठा रहे हैं, सुंदरानी जी क्या कहेंगे? एक तो कांग्रेस का कहना है कि साहब हमारा अपना लोकतंत्र है, आप अपने गिरवा में देखिए जो षड्यंत्र आप रच रहे हैं, चाहे आदिवासियों को लेकर हो, आरक्षण के मसले पर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का हो या गुटबाजी का हो, आप ही की पार्टी में ये सब पनप रहा है। जवाब दे सुंदरानी जी। देखिए, हमारी पार्टी में तो प्रजातांत्रिक ढंग से सारी बातें होती है। माननीय नड्डा जी अगर अध्यक्ष बने तो बाकायदा नामांकन भर के कोई उनके सामने चुनाव नहीं लड़ा। बाद में जरूर 1 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया गया लोकसभा के चुनाव को देखते हुए, वो भी हमारे सम्मेलन में बढ़ा, जिसको अधिकार है केंद्रीय सम्मेलन को, उसमें बढ़ाने का काम किया। निश्चित रूप से कांग्रेस की अपनी गुटबाजी है और कांग्रेस अपनी गुटबाजी को छिपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाए। कहाँ सिर फुटौल होता है भारतीय जनता पार्टी में? कहाँ भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी सड़क पे आती है? आपके यहाँ तो कांग्रेस भवन में मारपीट हो जाती है, कांग्रेस के महामंत्री जो संगठन महामंत्री है उनके साथ दुर्व्यवहार हो जाता है, उसके बाद उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। अग्रवाल जी की गाड़ी को किसने फूका था? देखिए ये सब बातें बेबुनियाद बातें कर रहे हैं आप, और कब की बात कर रहे हैं? आज 14 विधायकों की बात करते हैं।
जो निर्णय केंद्र ने लिया, जो विधायकों ने सर्वसम्मति से नारायण चंदेल जी को नेता प्रतिपक्ष बनाया, 14 विधायकों में चुनाव हुआ, कहीं न कहीं राय मशविरा करके सारे निर्णय लिए जाते हैं। अरुण साव जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो भी प्रदेश के सारे नेताओं से केंद्रीय अध्यक्ष ने निर्णय लिया। अरे आप अपनी पार्टी को तो संभाल नहीं पा रहे, आज आपकी पार्टी तो संभाल नहीं पा रही है। आज आपके पार्टी में गुटबाजी चरम सीमा पे है। आज आपकी पार्टी कि क्या स्थिति है वो आप वाकिफ हैं। आप भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा के अरे सुंदरानी जी जवाब दीजिए, एक एक करके। सुरेंद्र जी कह रहे हैं अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है बीजेपी। चैलेंज आप कितना मान रहे हैं इस चुनाव में, क्योंकि 15 साल की सत्ता जाने के बाद जिस तरह केंद्रीय नेतृत्व भी अब इस मामले को गंभीरता से ले रहा है, विधानसभा चुनाव में एक बड़ी भूमिका केंद्र की भी होगी, कल आपके नेता भी मिलने जा रहे हैं दिल्ली में, इसे आप कितना चैलेंज मान रहे हैं? देखिए, कोई चैलेंज नहीं है कांग्रेस पार्टी हमारे लिए। एक बार काट की हंडी एक बार चढ़ती है। इन्होंने 5 साल पहले जब चुनाव लड़ा तो यही झूठे वादे, झूठे नारे, प्रलोभन देकर छत्तीसगढ़ की जनता को 36 वादे के आधार पे चुनाव जीता जरूर, लेकिन 36 में से 6 वादे भी पूरे नहीं कर पाए। छत्तीसगढ़ की जनता में त्राही है, विकास पूरी तरह से ठप हो गया। अभी आपने देखा पिछले दिनों विधानसभा में डॉक्टर रमन सिंह जी ने 600 करोड़ रुपए के चावल घोटाले को उठाया, जिसको मंत्री जी ने सदन में स्वीकार ही नहीं किया। उनके जिले में जब विरोध शुरू हुआ तो उन्होंने वहां पे आनंद फानंद छापे डालना शुरू किया और राशन दुकानदारों को बलि का बकरा बनाने का काम आ रहा हूं सुरेंद्र जी। क्यों नहीं उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते जो 600 करोड़ के चावल घोटाले के जिम्मेदार है? 69,000 मैट्रिक टन चावल का हेरा फेरी होना, प्रधानमंत्री जी वहां से मुफ्त में चावल भेजते हैं गरीब जनता के लिए, उनके पेट पे डाका डालने का काम भूपेश बघेल सरकार ने किया है। अगर ये मुद्दे हम उठाते तो ये भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते हैं। हम अगर छत्तीसगढ़ के मुद्दे उठाते हैं, छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास का मुद्दा उठाते हैं तो ये कहते हैं 70,000 करोड़ 60,000 करोड़ हमको लेना है। जब दिल्ली भूपेश बघेल जाते हैं तो प्रधानमंत्री जी से मुलाकात होती है, 1350 करोड़ की मांग करते हैं और यहाँ आके 60,000 70,000 करोड़ की बात करते हैं। ये धूल झोंकने का काम अब नहीं चलने वाला छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की जनता समझ चुकी है कि दिल्ली में कोई भाषा अलग बोलते हैं और रायपुर आके दूसरी भाषा बोलते हैं। सुरेंद्र जी जवाब दे जरा, सुंदरानी जी जो सवाल उठा रहे हैं एक ही बार होता जी। दीपक जी, इसी तरह से झूठ और गलत बयानी के चलते भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। जिस घोटाले की ये बात कर रहे हैं, विधानसभा में लिखित जवाब आया मंत्री जी का, 13 FIR हुए हैं, पाई वसूली भी हो रही है और कार्रवाई हो रही है। राशन दुकानदारों के खिलाफ क्या राशन दुकानदारों ने जो घोटाला किया है? क्या 600 करोड़ का घोटाला राशन दुकानदारों ने किया है? आप राशन दुकानदारों पे आप अपनी बला डालना चाहते हैं, पैसा भ्रष्टाचार करो आप, घोटाला करो आप और भुगतेंगे राशन दुकानदार। पीएम आवास के मामले में ये प्रधानमंत्री आवास योजना में 7 लाख फार्म का दावा 16 लाख मकानों के पैसे केंद्र भेजता है और वो पैसा वापस चला जाता है क्योंकि राजधानी से नहीं जमा करता है। चलिए 16 लाख मकानों का पैसा चलिए, लेकिन इतना जरूर समझ आ रहा है। ठीक है सुंदरानी जी और सुरेंद्र जी, आप दोनों की बातों को मैं इतना समझ पा रहा हूं, दमदारी से आप अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन इसका क्या इम्पैक्ट होगा, परिणाम क्या होगा, ये जनता तय करेगी। लेकिन बीजेपी जिस दमदारी से बात कह रही है, दमदारी से वापस सत्ता में आने की बात कह रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस का भी अपना पक्ष है। ये चुनाव काफी दिलचस्प छत्तीसगढ़ में होने वाला है। 15 साल की खोई हुई सत्ता को क्या वापस बीजेपी पा पाती है, या फिर 5 साल के इस भूपेश बघेल के कार्यकाल और योजनाओं के बूते प्रदेश की जनता एक बार फिर कांग्रेस को चुनती है? ये बड़ा महत्वपूर्ण मसला होगा जिस पर चर्चा होगी। फिलहाल आप तीनों पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया, सुरेंद्र जी, सुंदरानी जी और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। फिलहाल छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।